अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज का एक और विशेष पॉडकास्ट। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं जो प्रतापगढ़ की माटी में पले बढ़े हैं और सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। समाज सेवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल भारत न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके सुनने वालों को मेरा प्रणाम। सर, शुरुआत आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही करेंगे। परिवार में शिक्षक थे आपके पिताजी और कोई राजनीति में नहीं था। ये राजनीति में आने का विचार कैसे बना? क्योंकि आप पीएचडी हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य सेवा है। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं अपनी जन्मभूमि पर आया जी, तो यहाँ आने के बाद यहाँ की स्थिति देखने के बाद यहाँ प्रतापगढ़ जनपद सदर विधानसभा में, जो कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी विकास से कहीं बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, तो एक जन सेवा और प्रतापगढ़ के विकास के लिए मैंने राजनीति की में शुरुआत की। और मेरी सोच सिर्फ लोगों की सेवा और प्रतापगढ़ का विकास है। यही प्रमुख कारण रहा कि मैं राजनीति में आया। इससे पहले आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कहाँ कमियां रह गई थी? वहाँ आपको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, कहाँ कमियां थी? कुछ अतीत में जाइए और बताइए कि मतलब जब चुनाव लड़े तो क्या क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, मैं 2022 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदर विधानसभा प्रतापगढ़ से मैं प्रत्याशी रहा और मैं जनता के बीच में गया, अपने मुद्दों को रखा। लेकिन जो जनता का जनादेश रहा उसको मैं प्रणाम करता हूं और उससे मैं सहमत हूं। जनता जब तक मुझे उस समय जानती नहीं थी, मेरे कार्यों से परिचित नहीं थी, मुझसे बहुत ज़्यादा उसका वास्ता नहीं था। मैं क्षेत्र में उस समय नया था, राजनीति में भी नया था और क्षेत्रवासियों के लिए भी मैं नया था। और लोगों के बीच में मैं गया, अपनी बातों को रखा और उस समय जनता को जो सही लगा, जनता ने वो निर्णय किया। और मैं उसमें मैं किसी की कमी या गलती को नहीं गिना सकता आपको। वो जो भी परिणाम रहा मैं उसको स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं और उसी जोश और उसी उत्साह के साथ मैं लगातार जनता के बीच में हूं और जनता की यथासंभव सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। सर, परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और कहा जाता है कि जो राजनीति में आते हैं उन्हें कांटों पर चलना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो डगर है वह बहुत कठिन होती है। ऐसा क्या था कि आपको इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया? देखिए, आपकी बात सही है। आज 2014 के पहले राजनीति में आने की पहली कंडीशन होती थी परिवारवाद। अगर आप किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं तब आप राजनीति में जो आगे बढ़ना आपके लिए आसान होगा। और मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली के बैकग्राउंड से था, मुझे इस चीज़ का सामना भी करना पड़ा। इससे परेशानियां भी कहीं कहीं आज भी इससे इन समस्याओं से मुझे रूबरू होना पड़ता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से, उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और उनकी बातों से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और उनकी बातों से, उनके विचारों से को सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए और अच्छे लोग ही समाज को सही दिशा और सही रास्ता दिखा सकते हैं। राजनीति में जहाँ समझौतों और सतही की बयानबाजी आजकल होती है, बहुत खूब देखने को मिलता है, वहीं शिक्षा संस्कार
और जनता के बीच ताल ठोकना आसान नहीं होता। कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? देखिए, अब जहाँ तक मैं जनता के बीच जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो अब जनता भी समझदार हो चुकी है और झूठे प्रलोभन और इन सब चीज़ों से अब वो इन सब चीज़ों को समझती है। आप अगर देखें तो जनता को लुभाने के लिए अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा उन्होंने। लेकिन ये जनता की समझदारी ही रही कि जनता का विकास कौन करेगा, तो जनता ने उसे चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विकास को चुना, डबल इंजन की सरकार को चुना। तो जनता अब सिर्फ विकास और प्रगति के बातों पे वोट देती है और किसी भी तरीके की जुमलेबाजी पर या किसी भी तरीके के लुभावने प्रलोभन पर अब जनता मतदान नहीं करती। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी वो तो कहते हैं कि भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमला ही जुमला यहाँ पहना जाता है। वो तो बताते हैं कि प्रत्येक नागरिकों को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई थी और जुमलेबाजी का नाम राहुल लेकर अक्सर भाजपा को घेरते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी विदेशों में ज़्यादा रहते हैं और हिंदुस्तान और देश में वो कम रहते हैं। उनको हिंदुस्तान के शहरों में जाना चाहिए और 2014 के पहले का भारत देखना चाहिए और 2014 के बाद का भारत, तब उनको समझ में आएगा कि 2014 के पहले भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और 2014 के बाद इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो मेरी सलाह है उनको कि वो देश भ्रमण करें। उन्होंने अपनी यात्रा भी निकाली थी, उन्होंने देश भ्रमण किया है, ऐसा नहीं है। अब ये बात और है कि इन दिनों कांग्रेस का जो राजनीतिक पिछड़ों में थोड़ा पीछे चला गया मोदी के आगे। मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, मेहनत कर रहे हैं, आपने उनकी यात्रा में देखा होगा, उनकी यात्रा एयर कंडीशनर बसों से होते हुए गुजरी, देश के एक कोने से दूसरे कोने में वो गए और सारी सुख सुविधाओं के साथ वो गए। और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति हर जगह, हर देश के हर राज्यों में वो गया और वहाँ के हालात देखे और उन हालातों को देखने समझने के बाद जनता के साथ जिसका जुड़ाव रहा, और राहुल गांधी उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्हें देश की समस्याओं, देश में जो भी समस्याएं थी उनसे वो अवगत थे और उसके हिसाब से उन्होंने विकास का रोड मैप बनाया और 2014 और के बाद से आज तक लगातार भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सर, एक सवाल और आता है कि एक शिक्षित व्यक्ति तो राजनीति में क्या आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अभी तक बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बाहुबली रहे हैं। जब आप समाज के बीच जाते हैं तो आपको लगता है कि जनता बाहुबली छद्म वाले जो विचारधारा थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है 2014 के बाद। निश्चित तौर पर बदलाव आया है और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जनता इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर केवल विकास के नाम पर मतदान कर रही है और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही समाज को परिवर्तित कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोग कर सकते हैं। सर, प्रतापगढ़ जिले की बात हो और राजा भैया प्रमोद तिवारी का नाम ना आए तो थोड़ी जो पॉडकास्ट है अधूरा रह जाता है, उनका बोलबाला रहता है प्रतापगढ़ में। आप इसे कैसे देखते हैं? दशकों से जिले की सियासत इन्हीं घरानों के और इन्हीं धुरंधरों के बीच लगातार मंडराती रहती है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और भाजपा कैसे देखती है इसे? देखिए, निश्चित तौर पर जो विकास करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसका चुनाव करेगी।
आज के समय में किसी भी बाहुबल से आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो निश्चित तौर पर वो अपने क्षेत्र में सक्रिय होंगे और जनता के बीच में रहते होंगे और जनता के लिए कार्य करते होंगे, इसलिए जनता उनका चुनाव करेगी। सर, सदर से आप चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, ये पारंपरिक आपकी एक तरीके से सीट रही है। अभी भी भाजपा के यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, इससे पहले भी भाजपा के विधायक थे, लेकिन तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से आज भी अछूते हैं, विकास नहीं हुआ है। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सदर को लेके क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, सदर का ये मैं मानता हूं कि जन प्रतिनिधियों के लापरवाही की वजह से सदर विधानसभा विकास से अछूती रही। एक हमारे जिले में जिला अस्पताल भी था, जो कि जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से आज वो दूसरी विधानसभा में भी। आज ये जो चीज़ें हैं ये जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है, और मैं अब ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके माध्यम से जनता को, कि अगर मैं इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूँगा तो निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं को और जनता की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पक्ष को मैं सदन में मजबूती के साथ रखने और उस कार्य को संपादित करने का कार्य करूँगा। क्या लगता है दिग्गजों के जो पारंपरिक प्रभाव है उसको तोड़कर आप नई रूपरेखा तैयार करेंगे सदर? निश्चित तौर पर मैं सदर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया है और जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है। सर, एक चुनावी भाषण तो नहीं है आपका? ब्रजेश जी, मैं सिर्फ कहने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं करने में भी विश्वास रखता हूँ, और अगर मैं नहीं करूँगा तो जनता अगले 5 साल बाद मुझे बदल देगी। तो मैं करने पे विश्वास रखता हूँ और निश्चित तौर पर मैं ये करके दिखाऊंगा। सर, आपको एक पर्सनल सवाल पूछेंगे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आप लगातार माँ विंध्यवासिनी के लिए निःशुल्क बस सेवा चला रहे हैं कई वर्षों से, तो इसके पीछे क्या है? कुछ लोग जो आपके विरोधी हैं कहते हैं कि यह चुनावी स्टंट है। आप क्या सोचकर लोगों को माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करा रहे हैं और इसके पीछे क्या सोच है आपकी? एक इसके पीछे एक कहानी है जी, वही कहानी दर्शक भी जानना चाहते हैं काफी। इसके पीछे कहानी जो है, कहानी वो है कि मैं छोटा था, मैं अपनी माँ के साथ गया माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के, और यहाँ प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी सुबह की, और भदोही स्टेशन पे हम उतरे। वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के माँ विंध्यवासिनी धाम गए, वहाँ दर्शन किया। कुछ भीड़ होने की वजह से दर्शन में थोड़ा समय लगा, और वहाँ से बनारस से एक ट्रेन आती थी, उससे हमें प्रतापगढ़ वापस आना था। ईपी तो उससे वापस आना था। ट्रेन का टाइम बीत गया, ट्रेन छूट गई है। उसके बाद वहाँ कोई साधन नहीं था। फिर वहाँ से हमने रोडवेज बस पकड़ी और हम प्रयागराज 0 बस स्टैंड में आए। वहाँ से फिर रिक्शा पकड़ा और ऑटो रिक्शे से हम सिविल लाइन बस स्टैंड आए। वहाँ से बस पकड़ी फिर प्रतापगढ़, तो हम प्रतापगढ़ आए। तो जब माता रानी की कृपा हुई और मैं इस लायक हो पाया कि मैं सेवा कर सकूं, तो आपको ये जानना है कि आप अगर यहाँ से जो भी धार्मिक स्थल है प्रतापगढ़ से, आपके पास प्रयागराज है, अयोध्या, आप प्रयागराज आप सीधे साधन है, आप जा सकते। आपको अयोध्या जाना है, आपके पास साधन उपलब्ध है, बस रोडवेज की बसें जा रही हैं, आप ट्रेन जा रही है, आप जा सकते। लेकिन माँ विंध्यवासिनी के लिए प्रतापगढ़ से कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है कि आप माँ विंध्यवासिनी धाम पहुँच सकें। तो मैंने इसी भावना के साथ कि जो भी व्यक्ति माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाह रहे हैं अपने प्रतापगढ़ जिले से, उनके लिए मैं एक साधन उपलब्ध कराऊं, इसी सोच के साथ मैंने इसको शुरू किया। और 2022 से मैं निरंतर ये कर रहा हूँ, और अगर 2022 से मैं कर रहा हूँ, चुनाव में अभी भी समय वो बाकी है। तो अगर ये चुनावी स्टंट होता तो ये मैं अभी भी शुरू कर सकता था,
तो ये कंटिन्यू इसका चौथा वर्ष जो है ये चल रहा है। तो ये कितने वर्षों से चल रहा है और कब तक चलेगा? अगर मान लो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी आगे चलता रहेगा? माँ विंध्यवासिनी का जब तक कृपा, जब तक आशीर्वाद है, जब तक मैं इस लायक हूँ और मैं सक्षम हूँ इतना, तब तक ये यात्रा चलेगी। आपका राजनीतिक सफर बसपा से शुरू हुआ और आज आप भाजपा में हैं, लेकिन आप भाजपा के पाले में आने से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिए, क्या वजह रही भाजपा में आने की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की कई वजहें रही, क्योंकि जिस उत्साह के साथ मैंने राजनीति में कदम रखा था, सेवा की भावना के साथ मैंने कदम रखा था राजनीति में, और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर मैं उन चीज़ों को नहीं कर पाया। इस वजह से मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी में आने का भी कारण है कि हमारी विचारधारा, हम सनातनी लोग, हम सनातन धर्म से हमारा संबंध, और सनातन धर्म को लेकर चलने वाली अगर हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी पार्टी है तो वो मात्र एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा से मिलती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी। यह वैचारिक बदलाव तो विचारधारा का है या फिर राजनीतिक मजबूरी भी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बहुजन समाज पार्टी कहीं दूर दूर तक सत्ता में आती नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं यह मजबूरी तो नहीं है जिसे आप सनातन का नाम दे रहे हैं? ये मजबूरी नहीं है ब्रजेश, ये एक वैचारिक सिद्धांतों का मिलन है। जब अगर हम कहीं हैं और हम किसी कार्य को करना चाह रहे हैं और अगर हमारे विचार ही नहीं मिल रहे हैं तो हम उस कार्य को अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर सकते। तो कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए तो जहाँ पे हमारी विचारधारा मिलती है, जहाँ हमारी विचारधारा मिल रही है, हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ें। उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले भी, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के पहले भी, राजनीति में आने से पहले भी हमारी विचारधारा, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का ही था। मैंने भी मतदान किया है 2014 में, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान। तो हम सारे लोग विचारधारा से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा, एक विचार है, सेवा, समर्पण और सनातन की एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी। सर, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति की बात तो बहुत होती है, लेकिन आज भी शिक्षा माफिया यहाँ पर हावी हैं। आए दिन पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत आंदोलन भी चल रहा है, ज़मीनें भी कब्जा हो रही हैं। इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही सरकार? देखिए, जैसे ही जानकारी मिली कि पेपर लीक हुआ, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। सरकार ने तुरंत उस पर कमेटी बनाई, जांच हुई, जो भी दोषी थे वो जेल के पीछे हैं, और अभी नया अध्यादेश भी सरकार ने लाया है, कार्रवाई चल रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक और अपील करना चाहूँगा, नवयुवकों से अपील करना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी गलतियों को क्षमा भी किया कि उन्होंने जो गलतियाँ की, भद्दी गालियाँ दी, तो विरोध बुरा नहीं है, लेकिन अपने संस्कार को, अपने भारतीय संस्कार को, हम नवयुवकों को, हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि माता पिता को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो किसी तरह की इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त न हो। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्षमा कर दिया जो जैन जी थे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उन्हें क्षमा मांगना चाहिए था, क्षमा करना नहीं चाहिए था, क्षमा मांगना चाहिए था। नहीं, उन्होंने इतना विशाल हृदय है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास कि इतनी गालियों के बावजूद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो गालियां दी ही गई, उनकी मरी हुई मां को भी गाली दी गई। इतने विशाल हृदय के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक भी केस नहीं किया छात्रों पर,
ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई गिरफ्तारी हुई, और सबसे आह्वान किया कि उन्होंने जो भी गलतियां की हैं इनको क्षमा। सर एक बड़ा सवाल आता है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। कल अखिलेश यादव ने जनेश्वर पार्क में पीडीए का मतलब, पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया है। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कई सारी पॉजिटिव बातें की हैं, जैसे सुदामा और कृष्ण का मिलन, पुरानी दोस्ती। इसे लेकर भाजपा का क्या स्टंट है? ऐसा तो नहीं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़े और ब्राह्मण वोट छिटक जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके डायरेक्टर माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अगर अखिलेश यादव जी जो बोलेंगे, अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं जो बोलूंगा वही सही है, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। उन्होंने पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का उन्होंने गठजोड़ बनाया, लेकिन जनता जो भी हर जाति, हर धर्म और हर समाज के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और ये 2027 के चुनाव में इसका परिणाम भी दिखेगा। और अखिलेश यादव जी से मेरा अनुरोध है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें, और फिर भी ये उनका व्यक्तिगत विषय है कि वो अपनी कंपनी में कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनका ये ब्राह्मण जो प्रेम दिखाई दे रहा है सिर्फ छलावा है? सिर्फ छलावा। 2027 में ब्राह्मण किसको? 2027 में भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो सॉरी 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था ब्राह्मण, और 2027 के चुनाव में भी सभी ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर आज की जनरेशन यानी जो जनजी है वह भाषणों से ऊब चुकी है, प्रदर्शन भी कर रही है, रील्स देख रही है, मीम्स देख रही है। इसे लेकर क्या कहेंगे? जो ये आधुनिकता आई है, खास तौर पर जो जेनजी है, जिसे हम लोग युवा कह रहे हैं, तो जगह जगह जो भाषण होते हैं उनसे उब चुकी है। कभी प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, कभी सरकार को कोसते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? देखिए, एक भ्रामक प्रचार की स्थिति पैदा की गई थी, जिसकी वजह से अभी ये जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें छात्रों की संख्या, वहाँ जो लोग थे, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ छात्रों की संख्या कम है। वो एक प्रायोजित, विपक्षियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जो कि असफल हो गया। उन्होंने देश में बांग्लादेश, नेपाल और जैसे स्थिति उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन जो जनजी है भारत का, वो इतना समझदार है कि वो भारत को कभी अस्थिर करने के लिए कार्य नहीं करेगा, तो उनकी जो भी कोशिशें रही वो नाकाम हो। सर प्रतापगढ़ के तमाम सड़कों पर आपकी बहुत सारी होर्डिंग लगातार देखी जा रही है। युवा पीढ़ी आपके विजन से कैसे जुड़ेगी? क्योंकि आपने भी पुराने ढर्रे के राजनेताओं को अपने श्रेणी में अभी भी रखा है, तो युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ब्रजेश जी। युवाओं के लिए, युवाओं के बीच में मैं जा रहा हूँ, और मैं भी एक युवा होने के नाते युवाओं की सोच से सीधा जुड़ पाता हूँ, और इसके लिए मैं युवा संवाद के भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, और आगे जो कंटिन्यू चलता रहेगा। युवाओं से छोटी छोटी बैठकों में हमारे संवाद हो रहे हैं, और एक सकारात्मक और अच्छी सोच के साथ वार्ता हो रही है, और युवा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मेरे साथ है। सर सदर में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो विधायक बनने के बाद आप पूरा करेंगे? प्रमुख 3 समस्याएं बता दें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर शिक्षा की समस्या है। सदर विधानसभा में की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। शिक्षा में यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की मैं मांग करूँगा कि एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। महिलाओं के लिए एक अलग डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की
महिला डिग्री कॉलेज नहीं है प्रतापगढ़ में नहीं। तो शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा सा यहाँ हमारे सदर विधानसभा में कमजोर है। स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। मेडिकल कॉलेज बन चुका है, लेकिन उसका रेफरल सेंटर है, रेफरल सेंटर है, और मेडिकल कॉलेज में अभी भी आधारभूत चीज़ों की कमी है, जिससे वहाँ आने वाले लोगों अभी भी समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही। और जो बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट एक यहाँ प्रतापगढ़ के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के युवाओं का बाहर जाना, बाहर जाके नौकरी करना, इसको रोकने के लिए यहाँ रोजगार को स्थापित करना, मेरी ये 3 प्रमुख कार्य रहेंगे इस विधानसभा में। सर, अब वक्त आ गया हमारे फावर राउंड का, जिसमें आपको बहुत कम समय में जवाब देना पड़ेगा। प्रयास करिएगा, समय ज़्यादा ना लगे। तो शुरू करें सर। बिल्कुल सर, राजनीति में आपके सबसे बड़े राजनीतिक प्रेरक स्रोत कौन हैं? योगी आदित्यनाथ, मायावती या फिर कोई और? माननीय योगी आदित्यनाथ। अगर प्रतापगढ़ सदर सीट से भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के वफादार बने रहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी मुझे टिकट देती है या किसी और को देती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, और कमल के फूल के साथ मैं अब अपने मृत्यु तक साथ रहूँगा। और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि कमल के फूल के झंडे के साथ इस संसार से मेरी विदाई हो। सर, प्रतापगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा कैंसर क्या है? जातिवाद, बाहुबल या फिर अवसरवादी नेता? देखिए, जातिवादिता बहुत बड़ा मुद्दा है जो है प्रतापगढ़ की राजनीति में, और लोगों को चाहिए कि जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की यात्रा में शामिल हो। सर, मायावती की पार्टी आज हाशिए पर जा रही है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मायावती या फिर स्वयं मायावती जी? प्रतापगढ़ के राजा भैया का प्रभाव अब घट रहा है या वह आज भी अकाट्य है? अब इस सवाल के जवाब के लिए आपको कुंडा विधानसभा को देखना पड़ेगा। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ रहा है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका प्रभाव घट रहा है। नहीं कहा जाता है कि राजा भैया और प्रमोद तिवारी तो अजय रहे हैं, उन्होंने तो अभी तक सीटें हारी नहीं हैं। वो जनता के बीच में होंगे, कार्य कर रहे होंगे जनता के लिए, तो अगर जिस दिन उन्होंने ये कार्य करना छोड़ दिया, जनता उनको भी नकार देगी। आप अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। 2027 के चुनाव में अगर आपकी हार होती है तो उसका ठिकरा किस पर फोड़ेंगे? जनता पर या पार्टी संगठन पर? देखिए, जनता का जो भी जनादेश होगा वो सर आंखों पर। सर, प्रतापगढ़ में कई सारे राजनेता हैं, कई जगह इस टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। खासतौर पर अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो जो सवर्ण राजनेता हैं, रानीगंज, सदर और कई ऐसी सीटें हैं, उस पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो आप कहाँ से दावेदारी करेंगे? मैं सदर विधानसभा से दावेदारी करूंगा, और टिकट भी मैं आशीर्वाद भी मिलेगा, और मैं निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करा रहा हूं कि मैं सदर विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। बहुत ही शानदार जवाब दिया। थे हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे कठिन सवालों का बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। हमारी सर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब 2027 के पहले फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।